मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज अपन केंद्रीय बैंक नया टॉपिक पढ़ेंगे जो कि आपका सेक्शन सी के अंतर्गत है। बात अपन सेक्शन सी की इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बैंकों का जो टॉपिक है वो आपका बना रहेगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंक वाले टॉपिक जो है आपके कोर्स से अभी इन दिनों में कोरोना काल के कारण जो है हो सकता है सिलेबस में से हटा दिए जाए। इसीलिए हम सेलेक्टेड टॉपिक्स को पहले पढ़ेंगे जो कि हटने के चांसेस कम हैं। इसलिए मैं आज यूनिट 3 जो है पहले स्टार्ट कर रही हूँ। यूनिट 1 में आपके 8 टॉपिक हैं, उसमें से मैंने आपको 5 टॉपिक्स जो है पढ़ा दिए। उसमें आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ ज़रूर पूछिए, जो नहीं समझ में आ रहा है उसको आप बताइए मुझे। बात करेंगे आज अपन केंद्रीय बैंक की। केंद्रीय बैंक जो कि केंद्रीय बैंक की तो बाद में बात करते हैं, अपन पहले बैंकों की बात करते हैं। बैंक सभी जानते हैं बैंकों के बारे में। बैंकों की स्थापना जो हुई थी उस स्थापना का उद्देश्य था, कहने का मतलब बैंकों का जो कार्य है वो सबसे मुख्य कार्य होता है जमाओं को स्वीकार करना। जमाओं को स्वीकार करना। प्रत्येक व्यक्ति बैंक में जाता है और अपनी आय में से उपभोग करने के बाद जो भी सेविंग होती है, जो भी बचत होती है, उस बचत को बैंक में जाके जमा कराता है। कहने का मतलब बात करते हैं अपन बैंक की, तो बैंकों में का जो मुख्य कार्य होता है वो होता है जनता की जमाओं को स्वीकार करना, फर्स्ट कार्य। दूसरे कार्य की बात करते हैं अपन, तो दूसरा होता है ऋण देना। ये भी बैंक का मुख्य कार्य आता है, यानी बैंकों के मेन कार्य 2 कार्य आते हैं जो कि जमाएं स्वीकार करना और ऋण देना होता है। जनता के द्वारा जो भी जमाएं बैंकों में जमा कराई जाती है, बैंक जिन जमाओं को स्वीकार करता है उन्हीं के आधार पर कुछ पैसा अपने पास रख के, अपने पास किस रूप में रखेगा, रिजर्व अनुपात के रूप में रखेगा। ये चीज मैंने आपको पहले भी बताई थी। रिजर्व अनुपात के रूप में बैंक अपने पास कुछ पैसा रखता है और बाकी पैसे को क्या कर देता है, ऋण दे देता है। यानी ऋण देना ही उसका साख सजन कहलाता है। साख सजन का मतलब होता है जो भी बैंकों में पैसा जमा कराया जाता है उसके आधार पर ही बैंक जो है जिन लोगों को पैसों की आवश्यकता होती है उसको वो उधार देते हैं, और व्यापारी पूंजीपति जिन लोगों को भी पैसों की आवश्यकता है वो इस पैसे का यूज करके उसका विनिवेश यानी निवेश कर सकते हैं। निवेश से ही आय में वृद्धि होती है। तो बैंकों या केंद्रीय बैंक के बारे में पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि बैंक जो कि नॉर्मल बैंक होते हैं उनका मुख्य कार्य क्या होता है, जमाओं को स्वीकार करना और ऋण देना। जो भी अपन व्यापारिक बैंक जब टॉपिक पढ़ेंगे उसके अंतर्गत आपको ये चीजें और स्पष्ट हो जाएगी। अर्थव्यवस्था में प्रत्येक देश की अर्थव्यवस्था, चाहे वो किसी भी प्रकार की अर्थव्यवस्था हो, प्रत्येक देश की अर्थव्यवस्था में बैंकों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। बात कर रहे हैं अपन स्पेशली केंद्रीय बैंक की, तो केंद्रीय बैंक का जो मुख्य कार्य होता है वो होता है मुद्रा व साख की मात्रा को नियंत्रित और नियमित करना होता है। मेन कार्य क्या होता है इसका, मुद्रा व साख की मात्रा को नियमित का मतलब क्या होता है, लगातार, कंटिन्यू, नियमित व नियंत्रित का मतलब होता है कंट्रोल करना। प्रत्येक देश के केंद्रीय बैंक का जो मुख्य कार्य होता है वो मुख्य कार्य यही होता है कि मुद्रा यानी देश में मुद्रा की मात्रा पर्याप्त मात्रा में रहे। ऐसा ना हो कि मुद्रा की मात्रा कम हो गई या मुद्रा की पूर्ति बहुत ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि जब मुद्रा की पूर्ति बहुत ज्यादा बढ़ जाती है देश में तो अर्थव्यवस्था में अस्थिरता उत्पन्न होती है, और वो अस्थिरता आपकी होगी मुद्रास्फीति के रूप में। किस रूप में होगी, मुद्रास्फीति के रूप में, जिसको आप अपनी भाषा में महंगाई के नाम से जान सकते हो। बात करते हैं मुद्रा की मात्रा जब या मुद्रा की पूर्ति जब बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ जाती है तो हमारे देश में मुद्रास्फीति नाम की समस्या उत्पन्न हो जाती है, और देश में
केंद्रीय बैंक जो कि मुद्रा में साख की मात्रा को नियमित व नियंत्रित करता है। जिस प्रकार अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा बढ़ जाती है, मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाती है, तो महंगाई बढ़ेगी। उसी प्रकार जब साख की मात्रा भी बढ़ जाती है, यानी उधार की मात्रा भी बढ़ जाती है, और उधार किसके द्वारा दिया जाता है? बैंकों के द्वारा दिया जाता है। क्योंकि जब मुद्रा की मात्रा बढ़ जाती है तो बैंकों के पास पैसा भी ज्यादा आता है, रिजर्व बैंक के मुद्रा की पूर्ति के बढ़ने के कारण। और जब बैंकों के पास पैसा ज्यादा आता है तो बैंक ज्यादा मात्रा में साख सृजन कर सकते हैं, और ज्यादा मात्रा में जब साख सृजन होता है तो लोगों के पास पैसा ज्यादा आता है, जिससे वो वस्तु की मांग ज्यादा करने लगते हैं। फलस्वरूप वही समस्या हमारे सामने मुद्रास्फीति का रूप लेकर सामने आती है। इसी प्रकार जब मुद्रा की पूर्ति कम हो जाती है तो साख की मात्रा बैंकों के मार्फत अपने आप ही कम हो जाएगी। फलस्वरूप लोगों के पास पैसा कम होगा, लोगों के पास पैसा कम होगा तो मांग कम होगी, मांग कम होगी तो कीमतों का गिरना, अपस्फीति जो कि कहलाता है, मंदी जो कि कहलाती है, उसका गिरना स्वाभाविक पाया जाता है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि देश का जो केंद्रीय बैंक होता है, उस केंद्रीय बैंक का जो मुख्य कार्य जो होता है वो होता है देश में मुद्रा व साख की मात्रा को नियमित और नियंत्रित करके अर्थव्यवस्था को क्या प्रदान करना? स्थिरता प्रदान करना। अर्थव्यवस्था कैसी रहनी चाहिए? स्थिर रहनी चाहिए, ना तो तेजी की स्थिति आनी चाहिए, ना ही मंदी की स्थिति आनी चाहिए। सभी देशों के केंद्रीय बैंक जो है, सभी देशों के केंद्रीय बैंक की बात करते हैं अपन, तो सभी देशों के केंद्रीय बैंक के मेन 3 कार्य माने जाते हैं। इसमें सबसे पहला जो कार्य होता है वो होता है नोट निर्गमन करना। नोट निर्गमन, और निर्गमन का मतलब क्या होता है? छापना जिसको बोलते हैं, यानी नोट छापने का जो भी कार्य किया जाता है वो प्रत्येक देश के केंद्रीय बैंक के द्वारा होता है। सेकंड कार्य की बात करते हैं अपन, सरकार के बैंक के रूप में कार्य करता है। सरकार के बैंक के रूप में, वैसे तो मैं सारे कार्य पढ़ेंगे, लेकिन अभी पहले 3 कार्य जो है मैं आपको तीनों कार्य, मुख्य कार्य बता रही हूं, जो कि सरकार के बैंकर के रूप में कार्य करना, यानी जो भी सरकार के द्वारा आदेश दिया जाता है, जो भी सरकार के द्वारा कहा जाता है, वो आरबीआई को मानना पड़ता है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन नोट निर्गमन का कार्य। सरकार के बैंकर के रूप में कार्य करने के बाद ये बैंकों के बैंक के रूप में भी कार्य करता है। बैंकों के बैंक के रूप में कार्य करना। इस प्रकार किसी भी देश के केंद्रीय बैंक के जो मेन 3 कार्य होंगे वो ये कार्य होंगे कि नोट निर्गमन करना, यानी नोट छापना। कहने का मतलब है सिर्फ रिजर्व बैंक ही नोट छाप सकता है, इसके अलावा और कोई भी नोट नहीं छाप सकता। सेकंड बात करते हैं अपन सरकार के बैंकर के रूप में कार्य करना, यानी सरकार के बैंकर के रूप में कार्य करता है जो भी आइटम विदेशों से मंगाया जाता है या जो भी हम वस्तुएं निर्यात करते हैं, आयात करते हैं, जो भी पैसा आ रहा है उन सबका भुगतान जो है रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है, इसलिए ये सरकार के बैंकर के रूप में भी कार्य करता है। इन सभी कार्यों को अपन वर्णन विस्तृत रूप से पढ़ेंगे, अभी मैं आपको शॉर्ट में ही बता दूं। नेक्स्ट बात करते हैं अपन बैंकों के बैंक के रूप में कार्य करना। कहने का मतलब ये बैंकों का हेड होता है, आरबीआई, सॉरी केंद्रीय बैंक। आरबीआई तो हमारे भारत में केंद्रीय बैंक का नाम है, तो ये जो केंद्रीय बैंक होता है ये सभी बैंकों का क्या होता है? हेड होता है। जैसे अभी आपने देखे होंगे बाजार में यूको बैंक है, एसबीआई बैंक है, बहुत सारे आईसीआईसीआई बैंक है, एक्सिस बैंक है, इसके अलावा आपका जो है और भी ले लो कौन से बैंक हैं, और बहुत सारे जो बैंक हैं, इन सब बैंकों का ये हेड होता है केंद्रीय बैंक, इसलिए ये बैंकों के बैंक के रूप में कार्य करता है। कहने का मतलब केंद्रीय बैंक का सभी बैंकों को आदेश मानना पड़ता है, उसका कहना मानना पड़ता है, जो वो आदेश देता है इन सभी बैंकों को उसको फॉलो करना ही पड़ेगा। इस प्रकार ये बैंकों के बैंक के रूप में भी कार्य करता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो या इसको नोट डाउन कर लो।
इसके अलावा यह देश में आर्थिक विकास की अवस्था पर भी निर्भर करता है। कहने का मतलब जो देश का विकास है, ये देश का विकास किस पर डिपेंड करता है? केंद्रीय बैंक पर। यानी देश का विकास करना केंद्रीय बैंक पर, या देश की विकास की अवस्था को बनाए रखना केंद्रीय बैंक का कार्य होता है। साधारणतः एक देश केंद्रीय बैंक का जो उद्देश्य होता है वो होता है विकास की ऊंची दर। क्या होता है? विकास की ऊंची दर। क्यों? वो इसलिए होगा क्योंकि जो भी केंद्रीय बैंक होता है किसी भी देश का, उस देश पर या उस देश की जो मुद्रा है, उस देश की जो करेंसी है, उन सब पर केंद्रीय बैंक का नियंत्रण रहता है, और जिसके पास पैसा होगा उसी के ऊपर ही विकास की दर निश्चित करती है। तो देश की विकास की दर को ऊंचा करना या देश की विकास की दर को बनाए रखना केंद्रीय बैंक का कार्य होता है। साथ में पूर्ण रोजगार व मूल्य स्थिरता, पूर्ण रोजगार व मूल्य स्थिरता, जो कि मैंने आपको पहले बताया था, ये भी केंद्रीय बैंक के अंतर्गत ही होता है कि देश में जितने भी व्यक्ति हैं उन सभी को पूर्ण रोजगार प्राप्त हो और साथ में कीमतों में ज्यादा उतार चढ़ाव ना हो। क्योंकि कीमतों में जब उतार चढ़ाव होता है तो इसका हमारे विदेशी व्यापार पर भी इफेक्ट पड़ता है। विदेशी व्यापार की तो बाद में बात करते हैं, पर हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर भी इस मूल्य स्थिरता का बहुत ही ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। इसलिए केंद्रीय बैंक का जो मेन कार्य में अपन मानते हैं, पूर्ण रोजगार व मूल्य स्थिरता को बनाए रखना भी इसके अंतर्गत आता है। नेक्स्ट आता है सुदृढ़ भुगतान संतुलन। सुदृढ़ भुगतान संतुलन की स्थिति। सुदृढ़ भुगतान संतुलन, व्यापार संतुलन और भुगतान संतुलन दो चीजें होती है, और वो दोनों विदेशी व्यापार से जुड़ी हुई होती है। व्यापार संतुलन के अंतर्गत तो सिर्फ वस्तुओं और सेवाओं का आयात निर्यात ही शामिल किया जाता है, जबकि भुगतान संतुलन के अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं के साथ साथ स्वर्ण का, पूंजी का और भी बहुत सारी चीजें जो इसके अंदर शामिल कर ली जाती है, वो सारी भुगतान संतुलन के अंतर्गत आती है। तो व्यापार संतुलन भुगतान संतुलन का एक छोटा रूप है। भुगतान संतुलन के अंतर्गत ही व्यापार संतुलन उसके अंदर शामिल होता है, समाहित होता है। इसलिए हम सुदृढ़ भुगतान संतुलन की स्थिति की बात करते हैं कि सुदृढ़ भुगतान संतुलन की स्थिति प्राप्त करना, क्योंकि जब हमारा भुगतान संतुलन सुदृढ़ होगा यानी पक्ष में होगा, तो हमारे देश का विकास आराम से ऑटोमेटिकली हो जाएगा। इस प्रकार आजकल वित्तीय स्थिरता की भी बात करते हैं कि फाइनेंशियली वित्तीय स्थिरता, यानी ये जो आय या जीडीपी या राष्ट्रीय आय की अगर हम बात करते हैं, वो ऐसे अप डाउन नहीं होनी चाहिए। कहने का मतलब अगर हमारी आय बढ़ रही है तो वो लगातार उसी स्टेज पर बनी रहे। कहने का मतलब नीचे नहीं होनी चाहिए, ऊपर बढ़ रही है तो बहुत अच्छी बात है। इस प्रकार केंद्रीय बैंक का वित्तीय स्थिरता पर आजकल जो है इस पर भी ज्यादा बल दिया जाता है, वित्तीय स्थिरता पर बल। ये सारे आपके केंद्रीय बैंक के मेन या मुख्य कार्य माने जाते हैं। और कार्य हम पढ़ेंगे, लेकिन मेन ये चीजें इसके अंतर्गत आती है। अब बात करते हैं अपन केंद्रीय बैंक की, अपन ने बताई थी। आज इसी को कंटिन्यू जारी रखते हुए भारत में केंद्रीय बैंक की अब अपन बात करेंगे। भारत का केंद्रीय बैंक, भारत का या विकासशील देशों में केंद्रीय बैंक सरकार को ऐसी आर्थिक नीतियां बनाने में मदद करता है। उन आर्थिक नीतियों को बनाने से पहले आपको ये पता होना चाहिए हमारे देश के केंद्रीय बैंक का जो नाम है वो क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नाम लिख लो आप, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या भारतीय रिजर्व बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या भारतीय रिजर्व बैंक।
1 अप्रैल 1935 में हुई थी। तो विकासशील देशों में आते हैं, तो विकासशील देशों में केंद्रीय बैंक जो होता है यानी आरबीआई जो है वो सरकार को ऐसी आर्थिक नीतियां अपनाने में मदद देता है जिनसे विकास की गति क्या हो सके, तेज हो सके। क्या हो सके, विकास की गति तेज हो सके। विकास करने का काम होता किसका है, तेज हो सके। विकास की गति बढ़ाने का काम होता है सरकार का। अब सरकार जो है रिजर्व बैंक से सलाह लेती है। इसके अलावा रिजर्व बैंक सरकार को सलाह देता है ताकि देश में विकास की गति को या विकास की दर को तेज किया जा सके और देश में सभी काम के योग्य व्यक्तियों को काम मिल सके। क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था पूर्ण रोजगार व मूल्य स्थिरता। पहले विकास की दर तो पहला था ही, पहला जो आपका कार्य था। दूसरा था आपका पूर्ण रोजगार, यानी कि जितने भी अर्थव्यवस्था में व्यक्ति मौजूद हैं उन सभी व्यक्तियों को क्या मिल सके, काम मिल सके, जो कि पूर्ण रोजगार के अंतर्गत आता है। इसके बाद बात होती है पूर्ण रोजगार की। तो पूर्ण रोजगार में सभी व्यक्तियों को काम मिल सके। साथ में केंद्रीय बैंक जो होता है उस केंद्रीय बैंक देश की मुद्रा का आंतरिक मूल्य व बाह्य मूल्य स्थिर करने का भी प्रयास करता है। कहने का मतलब ना तो देश में अपनी मुद्रा की वैल्यू कम होनी चाहिए और ना बाहर जो है अपने देश की मुद्रा की वैल्यू कम होनी चाहिए। कहने का मतलब जब अपन व्यापार करते हैं तो विदेशी विनिमय दर का निर्धारण करता है, यानी कि जब हम अमेरिका से व्यापार कर रहे हैं तो $1 बराबर अभी 72 रुपए, 73 रुपए, 70 रुपए ऐसे अप डाउन चल रहा है। अब $1 लेकर आप 72 रुपए दोगे तब आपको $1 प्राप्त होगा। इसकी जो विनिमय दर है वो विनिमय दर कैसी रहनी चाहिए, स्थिर रहनी चाहिए, यानी कि कम नहीं होनी चाहिए और ना ही ज्यादा होनी चाहिए। कम हो जाए बाह्य मूल्य और आंतरिक मूल्य तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ज्यादा नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब $1 बराबर अगर 75 रुपए हो रहा है या $1 बराबर 80 रुपए हो रहा है तो आपकी मुद्रा की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है, हम पैसा ज्यादा दे रहे हैं। इसकी जगह अगर $1 बराबर 65 रुपए जो कि पहले था या 60 रुपए हो जाए तो हम $1 देकर लेकर 60 रुपए दे रहे हैं, यानी कि अपनी मुद्रा को दूसरे देश की मुद्रा में परिवर्तित कर रहे हैं। क्योंकि भारत का व्यक्ति जब अमेरिका जा रहा है तो वो अपनी मुद्रा को, अपनी करेंसी को दूसरे देश की करेंसी में चेंज करके ही जाएगा। तो जब हम दूसरे देश को अपनी चीज ज्यादा देते हैं तो हमारी चीज की वैल्यू क्या होती है, कम होती है। इसलिए अगर हम 75 से 60 पर आते हैं, 65 पर आते हैं तो हमारी मुद्रा की वैल्यू क्या हो गई, ज्यादा हो गई। क्योंकि पहले भी हमें $1 प्राप्त हो रहा था, अभी भी हमें $1 प्राप्त हो रहा है, लेकिन पहले हम 72 रुपए दे रहे थे, अब हम 60 या 65 रुपए ही दे रहे हैं। तो सभी देश के केंद्रीय बैंकों का ये उद्देश्य रहता है कि हमारे देश की मुद्रा की जो वैल्यू है वो हमारे देश में भी कम ना हो और विदेशों में भी कम ना हो। अब ये तो हो गई आपकी विदेशों की बात करते हैं तो हमारे देश की बात कैसे होगी। यदि कोई चीज 100 रुपए किलो आ रही है, कोई भी आइटम 100 रुपए किलो आ रहा है, अगर वही 1 किलो आइटम जो है 150 रुपए किलो आएगा तो मुद्रा की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई। पहले भी हमें 1 किलो चीज प्राप्त हो रही थी, अभी भी हमें 1 किलो चीज प्राप्त हो रही है, लेकिन अब हम 50 रुपए एक्स्ट्रा दे रहे हैं। कहने का मतलब हमारे देश में वस्तु की कीमत बढ़ रही है। कीमतों का बढ़ना या महंगाई का बढ़ना या मुद्रास्फीति का होना ही हमारे देश की मूल्य की अस्थिरता को शो करता है, यानी कि कीमतों में उतार चढ़ाव का होना। ये सारे काम जो है केंद्रीय बैंक के होते हैं। वैसे मुख्य कार्य अपन पढ़ चुके हैं, लेकिन सारी की सारणी अपन जो है पूरी बिल्कुल डिटेल के रूप में बनाएंगे। केंद्रीय बैंक आर्थिक विकास के लिए भी उचित नीतियां बनाता है। आर्थिक विकास का मतलब होता है क्योंकि जब देश का आय के अकॉर्डिंग विकास होगा तभी तो सामाजिक विकास, राजनीतिक विकास, धार्मिक विकास, ये सारी चीजें आर्थिक विकास से रिलेटेड होती है। तो केंद्रीय बैंक का जो आर्थिक विकास के लिए भी जो है उचित नीति
बनाने का, मार्गदर्शन का कार्य भी वो सरकार के साथ मिलकर करता है। इसके आप जो है स्क्रीनशॉट ले लो। फिर बात करेंगे अपन केंद्रीय बैंक के कार्यों की। केंद्रीय बैंक के कार्य करने के लिए अपने को वही पहले इंडेक्स बनानी होगी, सारणी बनानी होगी, उसी के अकॉर्डिंग फिर अपन इनकी जो है टू द पॉइंट डिटेल करेंगे। केंद्रीय बैंक के कार्य, केंद्रीय बैंक के कार्य, फर्स्ट कार्य आपका वही है नोट निर्गमन का एकाधिकार। नोट निर्गमन का एकाधिकार किसको होता है? केंद्रीय बैंक को होता है। सिर्फ केंद्रीय बैंक के द्वारा ही नोट बनाए जाते हैं और किसी भी देश को या किसी भी देश में नोटों को चलन से बाहर करना है तो सरकार ही उसको नोटों को चलन से बाहर कर सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन सरकारी बैंक तक एजेंट व सलाहकार के रूप में। केंद्रीय बैंक होता है सरकारी बैंकर, एजेंट व सलाहकार। आरबीआई सरकार के बैंक के रूप में, एजेंट के रूप में और सलाहकार के रूप में कार्य करता है। कहने का मतलब जैसे सरकार उसे आदेश देती है उसके अकॉर्डिंग आरबीआई को काम करना पड़ता है। एजेंट के रूप में यानी जो भी वित्तीय सौदे वगैरह होते हैं, जो भी लेन देन किए जाते हैं सरकार के द्वारा, उन सभी लेन देनों का काम रिजर्व बैंक के द्वारा होता है। सलाहकार की बात करते हैं तो कभी कभी रिजर्व बैंक जो है सरकार को सलाह देने से संबंधित कार्य भी करता है। नेक्स्ट बात होती है व्यापारी। बैंकों के, व्यापारी बैंकों के नगद कोषों का, नगद कोषों का संरक्षण कौन होता है? केंद्रीय बैंक होता है। छोटे छोटे बैंक जो बैंकों की शाखाएं होती है उन बैंकों में जनता का पैसा जमा कराया जाता है और जब जनता ज्यादा मात्रा में पैसा जमा कराती है तो व्यापारिक बैंक कुछ पैसा अपने पास रखकर बाकी एक्स्ट्रा पैसा जो होता है वो रिजर्व बैंकों के पास रखती है। इसके बदले में उसे ब्याज भी प्राप्त होता है और उस ब्याज को कहते हैं रिवर्स रेपो दर, जो कि अपन आगे पढ़ेंगे। रिवर्स रेपो दर का मतलब होता है कि रिजर्व बैंक को तो बैंकों का बैंक है, नोट छापने का काम रिजर्व बैंक का होता है, तो रिजर्व बैंकों को तो पैसों की आवश्यकता होती नहीं है। फिर ये ब्याज क्यों देते हैं? ये ब्याज इसलिए देता है क्योंकि व्यापारिक बैंकों के पास जब ज्यादा मात्रा में पैसा जमा हो जाता है तो वो एक्स्ट्रा पैसे को रिजर्व बैंक के पास रख सकते हैं। इसके बदले में रिजर्व बैंक व्यापारिक बैंकों को ब्याज प्रदान करता है, वो ही आपका रिवर्स रेपो दर कहलाती है। ये थर्ड जो है आपका कार्य हो गया। नेक्स्ट है आपका देश के अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोषों का संरक्षण। देश के अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोषों का संरक्षण। अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल लेवल पर जो भी पैसा आता है वस्तुओं का निर्यात करने पर, सेवाओं का निर्यात करने पर, तो जो भी मुद्रा कोष आती है उन सभी का संरक्षक एक देश का केंद्रीय बैंक होता है। नेक्स्ट है, इसी को कंटिन्यू करते हुए पुनर्कटौती, पुनर्कटौती पुनर्कटौती का बैंक व अंतिम ऋणदाता के रूप में भी ये कार्य करता है। अंतिम ऋणदाता के
कहने का मतलब केंद्रीय बैंक बैंकों का बैंक होता है। तो जब व्यापारिक बैंकों को पैसों की आवश्यकता होती है तो रिजर्व बैंक या केंद्रीय बैंक जो होता है उन व्यापारिक बैंकों को पैसा उधार देता है, अल्पकालीन पैसा उधार देता है। इसके बदले में रिजर्व बैंक उनसे ब्याज लेता है और उस ब्याज को क्या बोलते हैं, रेपो दर। क्या बोलेंगे, रेपो दर। जब इन बैंकों को पैसों की आवश्यकता होती है, यानी लोग पैसा ज्यादा मात्रा में निकालने के लिए आ जाए या उधार ज्यादा मात्रा में लेने के लिए आ जाए, तो जब अल्पकाल यानी कम समय के लिए जब बैंकों के पास पैसा नहीं होता है तो रिजर्व बैंक से उधार ले सकते हैं। इसके बदले में रिजर्व बैंक को उन्हें ब्याज देना पड़ता है, वो आपकी रेपो दर कहलाती है, जो कि अपन बाद में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है आपका 5 कार्य हो गए। इसके बाद नेक्स्ट है आपका केंद्रीय समाशोधन निपटारा है। केंद्रीय समाशोधन निपटारा व हस्तांतरण का बैंक। बहुत सारे बैंक होते हैं, तो कभी आपस में इन बैंकों में अगर कोई बात हो जाती है, आपसे मतभेद हो जाता है, तो उन सबको निपटारा करने का काम किसके द्वारा किया जाता है, केंद्रीय बैंक के द्वारा किया जाता है। ये सारी चीजें अपन इस पॉइंट के अंतर्गत पढ़ेंगे। लास्ट है संनियंत्रण, जो कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का मुख्य कार्य, मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि मुद्रा व साख की मात्रा का नियंत्रण करना होता है, क्योंकि मुद्रा और साख की मात्रा के पर ही एक देश की अर्थव्यवस्था निर्भर करती है। इस प्रकार ये आपके केंद्रीय बैंक के, रिजर्व बैंक के कार्य हैं, या केंद्रीय बैंक के का कार्य ना करके यहाँ रिजर्व बैंक के कार्य करवाओ। रिजर्व बैंक के कार्य क्यों? क्योंकि केंद्रीय बैंक के तो अपन ने, कोई भी देश का केंद्रीय बैंक है, उस केंद्रीय बैंक के अपन ने 3-4 कार्य जो मेन थे, जिसमें आपके आ गया विकास की दर को बढ़ाना, पूर्ण रोजगार में मूल्य स्थिरता का काम और बैंकों के बैंक के रूप में। वो तो आपके कोई से भी केंद्रीय बैंक होंगे उनके कार्य होंगे। ये आपके रिजर्व बैंक के कार्य है, जो कि भारत का बैंक है, जो कि भारत का केंद्रीय बैंक है। इन सभी कार्यों को आप नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। ये आपके केंद्रीय बैंक, रिजर्व बैंक के कार्य थे। इन कार्यों की डिटेल अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इन कार्यों को बिल्कुल अपने को एग्जाम में व्यापारिक बैंक या केंद्रीय बैंक, इन दोनों टॉपिक में से एक टॉपिक आपका बड़ा क्वेश्चन 100% आता है, और वो बड़ा क्वेश्चन होता है आपका 20 मार्क्स का। तो अपने को इस टॉपिक को ध्यान से पढ़ना है, और नेक्स्ट टॉपिक जब अपन व्यापारिक बैंक करेंगे उसको भी ध्यान से पढ़ना है। इन दोनों टॉपिक में से एक टॉपिक 100% आपका आएगा ही आएगा, और हमेशा आता ही आता है। थैंक यू।